भाज्य संख्या क्या होती है? एक और स्वयं संख्या के अलावा कम से कम एक गुणनखंड होना चाहिए। यानी कि भाज्य संख्याएं एक और स्वयं संख्या के अलावा कम से कम एक अन्य गुणनखंड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल 4 हो गया, 4 का गुणनखंड 1 को गुणते 2 हो सकता है, या 1 गुणते 4। यहाँ पर क्या बोल रहा है? एक और स्वयं संख्या, एक और स्वयं संख्या तो 1 और 4 है, लेकिन इनके अलावा कम से कम एक अन्य गुणनखंड होना चाहिए, जो कि एक अन्य गुणनखंड 2 है। अन्य गुणनखंड और एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 6 हो गया, 6 का गुणनखंड करते हैं 1 2 3 और 1 गुणते 6। यहाँ पर क्या हो रहा है? एक तो 1 हो गया, लेकिन स्वयं संख्या 6 हो गया, एक और स्वयं संख्या 6 हो गया। इनके अलावा कम से कम एक अन्य गुणनखंड, एक कम से कम का मतलब एक या एक से अधिक गुणनखंड हो सकता है। तो यहाँ पर 2 और 3 अन्य गुणनखंड होते हैं। अब इसी प्रकार से अभाज्य संख्या क्या होती है? केवल एक और स्वयं संख्या का गुणनखंड, केवल एक और स्वयं संख्या का गुणनखंड होना चाहिए। यानी केवल एक और स्वयं संख्या का गुणनखंड होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में क्या हो सकता है? 2 का गुणनखंड क्या हो गया? 1 गुणते 2। यानी कि देखो, केवल 1 हो गया और स्वयं संख्या 2 हो गया, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड हो गया। इसी प्रकार 3 को देख लेते हैं। एक केवल 1 हो गया, 3 स्वयं संख्या हो गया, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, इसलिए अभाज्य गुणनखंड हो गया, अभाज्य संख्या हो गया, अभाज्य संख्या। अब यहाँ पर मान के चलते हैं 7 को देख लेते हैं। 1 गुणते 7, एक केवल संख्या हो गया और 7 स्वयं संख्या, इसके अलावा कोई भी गुणनखंड नहीं है, इसलिए हम इसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। अब इसमें एक प्रश्न उठ सकता है, क्या एक अभाज्य संख्या है? हम उत्तर में देंगे नहीं। क्यों? क्योंकि अभाज्य संख्या क्या होता था? केवल एक और स्वयं, केवल एक और स्वयं। यहाँ पर तो एक हो जा रहा है, लेकिन स्वयं एक ही हो रहा है, यानी कि एक के सिवा कोई दूसरा संख्या नहीं है, इसलिए न ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। और भाज्य भी नहीं होगा। भाज्य में क्या होता था? एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त कम से कम कोई एक अन्य गुणनखंड होना चाहिए। यहाँ पर कोई अन्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए भाज्य भी नहीं है। अब आता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। क्या होता है? सभी भाज्य संख्याओं, भाज्य संख्या क्या होता था? हम पीछे पढ़ चुके हैं कि भाज्य संख्या एक और स्वयं संख्या के अतिरिक्त के अलावा कम से कम एक अन्य गुणनखंड होना चाहिए। यानी कि एक और स्वयं संख्या के अलावा कम से कम एक अन्य गुणनखंड होना चाहिए। एक अभाज्य संख्या का गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है। यानी कि अभाज्य संख्या भी पढ़ चुके हैं, केवल एक और स्वयं संख्या होना चाहिए, इसके अलावा कोई अतिरिक्त गुणनफल नहीं होना चाहिए, व्यक्त किया जा सकता है। तथा गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में अद्वितीय होता है। यानी कि गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के रूप में आने वाला अद्वितीय होता है। अद्वितीय का मतलब क्या होता है? कि उसके सिवाय कोई दूसरा नहीं होता है। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर 4 हो गया, मतलब 8 हो गया, 8 का गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते 2, ये अद्वितीय है। लेकिन इसको मैं लिख दूँ 1 मतलब 2 गुणते 4, ये अद्वितीय नहीं है, क्योंकि 2 से 4 डिवाइड हो जा रहा है, इसलिए अद्वितीय नहीं है। यानी कि हमेशा कोई भी संख्या आना चाहिए अद्वितीय। जैसे यहाँ पर मान लेते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं 54 की, तो यहाँ पर 54 की क्या गुणनखंड हो गया? 2 गुणते 3 गुणते 3 गुणते 3, यानी कि 2 और 3 अद्वितीय है। क्या है? अद्वितीय। इसलिए अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम में अद्वितीय होना चाहिए, ये अद्वितीय है। अगर हम ऐसे लिख दें 2 गुणते 3 गुणते 9, तो यहाँ पर ये अद्वितीय नहीं होता, क्योंकि 9 यहाँ से 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए हम इसे अद्वितीय नहीं बोलते हैं। अब क्वेश्चन क्या है? 140 का अभाज्य गुणनखंड करो। अभाज्य गुणनखंड सीख चुके हैं, जैसे पहले हम करते थे। 140 पहले 2 से डिवाइड होगा 70 आएगा, फिर 2 से डिवाइड होगा 35 आएगा, 5 से डिवाइड होगा 7 आएगा, फिर 7 से डिवाइड होगा अब 1 आएगा। तो क्या हो गया? अभाज्य गुणनखंड कितना हो गया? अभाज्य गुणनखंड बराबर 2 गुणते 2 गुणते 5 गुणते 7। अब दूसरा क्वेश्चन आता है, अभाज्य गुणनखंड का प्रयोग करके मौसा और लसा
प ज्ञात कीजिए, यानी कि HCF और लसा प का मतलब LCM, लिस्ट कॉमन फैक्टर और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देख अब यहाँ पर पहला वाला क्वेश्चन करता हूँ। एक क्या दे दिया, 12, 18 और 24। 12 का गुणनखंड क्या होगा, अभाज्य गुणनखंड 2 गुणते 2 गुणते 3। 18 का क्या हो गया, 2 गुणते 3 गुणते 3। 24 का क्या हो गया, 2 गुणते 2 गुणते 3 गुणते, यहाँ सॉरी 2 भी रहेगा, 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 3। यानी कि अब इसको हम पहले क्या बोले, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन यानी कि कॉमन उभयनिष्ठ, तीनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए। देखो तीनों में उभयनिष्ठ लेता हूँ, 1 हो गया और 2 हो रहा है, और ये अब इसमें कॉमन नहीं आ रहा, तो HCF बराबर क्या हो गया, 2 गुणते 3 यानी कि 6। LCM अब हम कैसे निकालते हैं, LCM जो कॉमन आया उसको हम लिख लेते हैं, ये हो गया गुणते 3 हो गया, और जो बचा है उसको हम लिख देंगे। ऊपर 2 बचा है, ये 3 बचा है और ये 2 बचा है, मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। 6 दूना 12, 36 दूना के 72, यानी कि LCM 72 हो गया। और दूसरा क्वेश्चन आपके लिए, अब HCF एंड LCM में एक रिलेशन आता है, दो संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, महत्व गुणते लसाअ, यानी कि HCF गुणते LCM। ये केवल दो संख्याओं के लिए सत्य है, ये केवल दो संख्याओं के लिए ही सत्य, दो संख्याओं के लिए सत्य है। अब इस पे क्वेश्चन आता है, दो संख्याओं का महत्व 23 दिया है, यानी कि HCF कितना दिया है, HCF 23 दिया है, और लसाअ LCM कितना दे दिया है, 1449। एक संख्या के मतलब कितना दिया है, एक संख्या हमें कितना दिया है, 207। दूसरी संख्या हमको ज्ञात करना है, दूसरी संख्या हमको प्राप्त करना है। तो क्या होता था फार्मूला, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणते LCM। तो पहली संख्या गुणते दूसरी संख्या बराबर HCF गुणते LCM। पहली संख्या हमको कितना दिया है, 23 दिया है, पहली संख्या कितना दिया है, 207 दिया है। दूसरी संख्या हमको पता नहीं, HCF कितना दिया है 23, LCM कितना दिया है 1449। यानी कि यहाँ पर मल्टीप्लाई है, तो इस पर हम भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। दूसरी संख्या बराबर 23 गुणते 1449 भागे 207। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये तो लगभग 7 से कट जाएगा, और 7 का 7 3 21, 2 14 2 16। दूसरी संख्या कितना आ गया, 161। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें, बहुत से बहुत शेयर करें। धन्यवाद।